नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। बात करेंगे लेटरल एंट्री की। 17 अगस्त को केंद्र सरकार ने यूपीएससी में सीधी भर्ती के तहत 45 पदों के रिक्तियां निकाली, जिसमें सीधे संयुक्त सचिव, सचिव, डायरेक्टर, उप सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए 45 पद उन्होंने आवेदन के जरिए निकाले। और जब ये आवेदन सुर्खियों में आया तो तमाम लोगों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बहन मायावती और चंद्रशेखर आजाद और तमाम उन बुद्धिजीवी पत्रकार, मेरे जैसे तमाम जो हजारों लाखों लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश का जो एक आबो हवा है वो संविधान से चलती है, क्यों ना इस संविधान के प्रदत्त और के तहत क्यों नहीं नौकरियां निकल रही, क्यों बैकडोर के जरिए, लेटर एंट्री के जरिए आपको आईएएस बनाया जा रहा है। इसके विरोध में राहुल गांधी ने कहा कि यह पूरी तौर पर संघ आधारित लेटर एंट्री है। तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध किया। बहन मायावती तो लगातार इसका विरोध करती रही और निजीकरण में आरक्षण की वो वकालत करती रही हैं। चंद्रशेखर आजाद भी इसका पुरजोर तरीके से संसद में उन्होंने विरोध किया कि लेटर एंट्री के जरिए आप आईएएस बनाते हैं तो उससे जो संविधान की जो मूल भावना है, आरक्षण, प्रतिनिधित्व, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी का जो हक और अधिकार है, वो कहीं ना कहीं खोता है। आखिर जब ये दबाव आया, सरकार ने लेटर एंट्री के जरिए जो आईएएस 45 पदों पर भर्तियां कर रही थी, जिसमें सचिव, डिप्टी सचिव, उप सचिव, डायरेक्टर, उनकी भर्तियों को निरस्त कर दिया है। अश्विनी वैष्णव ने सीधे तौर पे कहा कि हम इस भर्ती को हम इसे रद्द करते हैं और हम चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान प्रदत्त और सोशल जस्टिस के जरिए हम पालना कर रहे थे, उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी के जरिए हमने भर्तियां निकाली। सवाल यही है कि जब आप इसमें किसी भी तरह का आरक्षण नहीं है, किसी भी तरह का कोई जो इस देश की हास्य और वंचित समाज, जो पिछड़ा समाज है, खासतौर पर दलित समाज है, कहीं भी इस पर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा, तो ये कैसी ट्रांसपेरेंसी वाली जॉब है। 2017 में भी मोदी सरकार ने लेटर एंट्री के जरिए आईएएसओ की भर्ती की थी और अब 2024 में उन्होंने विज्ञापन निकाला जिसमें 45 पदों पर ये आरक्षित, माफ कीजिएगा, जिसमें आईएएसओ की भर्ती की। जब इसका विरोध हुआ तो सरकार ने आखिरकार इसको वापस ले लिया है। सवाल यह है कि सरकार ने वापस क्यों लिया है, 2017 में इसे वापस क्यों नहीं लिया, यही बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जब सरकारें कमजोर होती हैं तो जनता उन पर सवाल उठाती है और जनता से ही सरकार बनती है। उन्हें लगा कि जनता ने हमें पूर्ण बहुमत नहीं दिया है और यह भी सरकार कभी भी गिरा सकती है, क्योंकि गठबंधन से सरकार चल रही है। मोदी भाजपा के पास 240 सांसद हैं और बाकी के उनको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर वो इस समय पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई है, लेकिन वो पूरी तरह से एक राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। अब सवाल यह है कि लेटर एंट्री के अंदर क्या आरक्षण होना चाहिए। जब पत्रकारों ने, जानकारों ने भाजपा के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें आरक्षण का प्रावधान रखा जाएगा। लेकिन जब जानकारों ने उनसे सवाल जवाब किया तो वह अपना जवाब नहीं दे पाए और साथ ही यूपीएससी के जानकारों से भी उन्होंने सवाल जवाब करना चाहा तो वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जब अखबारों में इसके बारे में सुर्खियां छाई रही और उससे चस्पा हुआ तो सीधे तौर पर यह बात निकली कि एक पद पर किसी भी तरह से आरक्षण लागू नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने पूरा टेक्निकली और अपने कानूनी दावपेच को बचाते हुए 3 पदों से कम की एक पोस्ट निकाली और जिसमें किसी भी तरह का आरक्षण लागू नहीं होता है। बात मैं आपको बताता हूं कि ये 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए, अगर बात करें तो 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए सरकारें अपनी नियुक्तियां निकालती रही हैं, जिसमें अगर बात करें तो हर चौथा पद ओबीसी के लिए, हर 7वां पद एससी के लिए और हर 10वां पद ईडब्ल्यूएस के लिए और हर 14वां पद आदिवासी समुदाय के लिए होता है। यानी कि ये रोस्टर का नियम है। अगर इतनी पोस्टें निकलती हैं तो इसी आधार के आधार आपको रोस्टर के जरिए आपको सीटें, आपको आरक्षित सीटें, आपको ये
आरक्षण की फुलफिल करनी होगी। लेकिन यहां पर लेटरल एंट्री में एक पद पर किसी भी तरह से आपको आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता, और ये इन्होंने टेक्निकली दांवपेच ऐसा बचाया अपने लिए जिससे कि आप इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते। अब सवाल मैं फिर कह रहा हूं कि ये लेटरल एंट्री बैकडोर के जरिए एंट्री होती है, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा, भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में, भारत के बड़े बड़े जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बड़े बड़े संस्थान हैं, उनमें भी इसी तरह की लेटरल एंट्री होती है। भले विज्ञापन निकलता है, इंटरव्यूज होते हैं और आरक्षित वर्ग के लिए सीटें भी इसमें रिक्त होती है, लेकिन आखिरकार उसमें वही अपने जानकारों की उसमें भर्ती हो जाती है। और जब उसके कई बार तो ऐसा है, जब 2019 के अंदर रोस्टर, जो 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ दिल्ली में तमाम जो शिक्षाविद, प्रोफेसर्स और शिक्षक और हमारे जैसे, उस समय के जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए 200 पॉइंट रोस्टर के लिए लड़ाई लड़ी थी कि आप जब कोई भी पोस्ट निकालते हैं तो पूरा आप एक क्लब करके आप पोस्ट निकालें, जिससे कि तमाम वर्ग को उसके रिप्रेजेंटेशंस के आधार पर उसको सीटें मिले। लेकिन जब आप पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आप पोस्ट निकालते हैं तो आप किसी को आरक्षण का प्रावधान का आप उसे फायदा नहीं दे पाते हैं। तो ये बड़ा आधार संविधान में, आरक्षण में इस तरह से उन्होंने झोल किया। तो साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेटर एंट्री के जरिए आईएएस बनाए जा रहे थे और बने थे, और अश्विनी वैष्णव ने सीधे तौर पे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रेस को संबोधित करते हुए, कि ये जो लेटर एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अपने जो फाइनेंस सेक्रेटरी है या आईटी सेक्रेटरी हैं, जो उसमें कांग्रेस ने बाहर से इंसोर्स किया और उन्होंने लेटर एंट्री के जरिए उनको संयुक्त सचिव और सीधे बड़े पदों पर उन्हें पदस्थापित किया। ये सवाल उठ रहा है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जो सरकारें अगर जो पूर्ण बहुमत की होती हैं तो वह तानाशाही रवैया अपनाती है। इससे पहले आप देख चुके हैं, आपका विरोध उनके लिए बहुत बड़ा विरोध नहीं था, लेकिन आज का विरोध इसलिए बड़ा विरोध है क्योंकि विपक्ष इस समय संसद में मजबूत है, और उसी मजबूती के तहत आखिरकार मोदी सरकार को लेटर एंट्री का जो उनका विज्ञापन है उसे रद्द करना पड़ा। और वह अब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम यूपीएससी में जो लेटरल एंट्री है बड़ी ट्रांसपेरेंसी के जरिए, बाबा साहब के जो सोशल जस्टिस है, जो उसका सामाजिक जो प्रतिबद्धता है, उसके जरिए हम बाबा साहब के सिद्धांत को ही लागू कर रहे थे। अब समझिए कि आपने इस पूरे लेटरल एंट्री में तमाम उन बड़े वन व्यवस्था में जो शीर्ष पर है उन्हीं को आपने पद दे दिए, और वही इस देश में किसी भी परीक्षा के जरिए वो ऊपर नहीं पहुंचे। सीधे वो, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के किसी वैचारिक संगठन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको वो सचिव, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, सचिव बना सकते हैं, और ये हो रहा था। आखिरकार बैकफुट पर सरकार को आना पड़ा। और मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार को 21 अगस्त के जो राष्ट्रीय आंदोलन कल होने जा रहा है उसमें भी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार सरकार को लग गया है कि अब बात नहीं बनेगी, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में हैं। तो साथियों, ये मैं आपसे जो कह रहा हूं कि अगर इसमें यूपीएससी की लेटर एंट्री की अगर बात करें, 45 पदों की हम बात करें, अगर उसमें आरक्षण का प्रावधान अगर किया जाता है तो किसको कितनी सीटें मिलती हैं, जरा आप गौर से सुनें। जिसमें बात करें 6 पद एससी के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, 3 पद आदिवासी वर्ग के लिए, समुदाय के लिए, एसटी के लिए, 12 पद ओबीसी के लिए, और 4 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, और 20 सामान्य के लिए। यानी कि अगर आप बात करें 4 और 20, 24 पद ईडब्ल्यूएस और सामान्य के लिए। ये जो झोल चल रहा था लेटर एंट्री के जरिए, कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर सरकार की साख को बचाना पड़ा। तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पूर्व की सरकारें भी इतनी ईमानदार रही हैं? क्या कांग्रेस ने क्या पूरी तरह से अपने जीवन में ईमानदारी से काम किया है क्या? अगर बात करें 1998 की,
बात करें कपिल सिब्बल की, बात करें अगर आप अखिलेश यादव की, जिन्होंने पदोन्नति का जो बिल था उसे फाड़ दिया था और तकरीबन 2.5 लाख यूपी के अंदर सरकारी पदों पर जो आरक्षित दलित वर्ग के जो अफसर थे, कर्मचारी थे, उनको जो उनकी पदोन्नति होने वाली थी उन्हें वापस ले लिया। यानी कि सरकार जो आज वो संविधान के प्रति हाथ में लेकर और बाबा साहब की तस्वीर को हाथ में लेकर उन्होंने भले ही अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई हो, लेकिन वह भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं रही हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि जो कल 21 अगस्त को जो बड़ा आंदोलन होने वाला, उसमें कांग्रेस ने शुरुआती दिनों में, यानी कि अगर बात करें आज तक भी चुप्पी साधी थी, सपा तो लगभग चुप्पी साधे बैठी रही। कांग्रेस ने जो 2 राज्य, पंजाब में कांग्रेस ने ही आरक्षण में कोटे में सब कोटा किया था। कांग्रेस ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोटे में सब कोटे के लिए वो बात कह चुके हैं और कर्नाटक में बात कह चुकी है। यानी कि आप सोचें कि आपके अधिकार को किस तरह से मारा जाता है। और आप सीधे सवाल पूछें, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, लेकिन इसमें अगर बात करें, बहन मायावती ने पूरी तरह से आगे आकर अपनी खोई हुई जमीन को भी बचाया है और अपने जो उसके जो फॉलोअर्स हैं या जो इस देश का जो करोड़ों लोग हैं, जिसमें दलित और आदिवासी समुदाय हैं जो वंचित हैं, जिन्हें शायद पहली या दूसरी पीढ़ी को कुछ फीसदी फायदा हुआ है, अगर उसको भी इस तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि संविधान प्रदत्त जो इस देश में सिस्टम चल रहा है वह भी धराशायी हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि वंचित वर्ग का आखिरी पायदान तक उसे फायदा मिलना चाहिए। क्या सरकारों ने बैकलॉग के जरिए वो पदों को भरा? क्या आरक्षण के जो पूरा जो 15% दलित वर्ग को और 7.5% आदिवासी वर्ग को और 27% ओबीसी वर्ग को मिल रहा था, उसे मिला या पूरा किया? सवाल यही है। साथियों, लेटरल एंट्री पर हमने जो आपसे बात कही, ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है। अगर आप तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों पर अगर बात करें तो यही सिस्टम काबिज हो रहा है। लेकिन बात अब कल 21 अगस्त की, देखेंगे कि किस तरह का राष्ट्रीय आंदोलन होता है, कितने जोर आजमाइश होती है और सरकार के कान में जो जू लगी हुई है वो किस तरह से सरकार के कान खुलते हैं और आखिरकार लेटरल एंट्री के जरिए सरकार कल फिर बैकफुट पर आती है और कहती है कि हम आरक्षण में जो उपवर्गीकरण है उसे हम वापस लेते हैं और वही जो यथास्थिति आरक्षण में वो बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स लिख के भेजें और मेरा आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें और आप डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद करके हमारी पत्रकारिता को और सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में पैसा बहुत लगता है। मेहनत के साथ साथ संसाधनों में भी आपको संसाधन जुटाने पड़ते हैं, जिससे कि आपका एक एक जो आर्थिक पक्ष है, जो मदद है, उससे हम और ज़्यादा सशक्त होंगे और आपके लिए और ज़्यादा बुनियादी आपकी जो जागरूकता की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल आपसे नई भारत बंद के मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या रहा कल का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।